प्रकार, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह की होती हैं और उसके बाद हम जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से। तो ये 5 प्रकार की हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। पहला है संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विस्थापन और पांचवा है उपचयन एवं अपचयन। तो इन पांचों को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि इन पांचों पर ही बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अगर आपको इतना क्लियर है तो चलिए अब बारी बारी से इन सबको देखते हैं कि किस में किस तरह की अभिक्रिया होती है। शुरुआत करते हैं पहले से, जो कि है संयोजन अभिक्रिया। ये तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। एक से ज़्यादा अभिकारक मिलकर हमें सिर्फ एक उत्पाद देंगे और ऐसी जितनी भी अभिक्रिया होंगी वो सारी की सारी संयोजन अभिक्रिया होंगी। इसकी पहचान यही है कि जो तीर है उसके पीछे एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी परंतु तीर के आगे सिर्फ एक चीज़ होगी। ऐसी जितनी भी अभिक्रिया हैं वो सारी की सारी संयोजन अभिक्रिया होती हैं। अब चलिए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसा कि आप देख सकते हैं दो चीज़ें मिलकर सिर्फ एक चीज़ बना रही है, तो ये संयोजन का उदाहरण है। दूसरा, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमें मिलता है जल, यानी कि H2O। इन दोनों में ही क्या होता है, ऊष्मा बनती है, यानी कि जितनी भी संयोजन अभिक्रिया है उनमें ज़्यादातर हीट यानी कि ऊष्मा प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें कहा जाता है ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसका उल्टा एक और रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको कहा जाता है ऊष्मशोषी। इसका क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो ऊष्मा है वो अंदर ले जाती है, यानी कि जो हमारा बीकर होगा उसके अंदर हीट चली जाएगी, यानी कि बाहर से जो ताप है वो अंदर जा रहा है अभिक्रिया होने के लिए। ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया में जो बीकर होता है वो ठंडा हो जाता है। तो ये था संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब बात करते हैं वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया की। ये संयोजन का ऑलमोस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तत्व टूटकर दो या दो से ज़्यादा तत्वों में बदल जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई एक अभिकारक है तो वो बदल के एक से ज़्यादा उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी पहचान क्या है कि तीर से पीछे सिर्फ एक चीज़ होगी और तीर के आगे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा, वो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में बदल जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने ऊष्मा का इस्तेमाल किया है इसलिए इसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया और ऊष्मीय वियोजन का भी उदाहरण हो गया। चलिए अब बात करते हैं तीसरे टाइप की अभिक्रिया की, जो है विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए ऐसे, जैसे मान लीजिए एक झूला है जिसका नाम है C और उसके ऊपर बैठा हुआ है B और A आता है और वो बोलता है कि मुझे झूले पे बैठना है। अब अगर B जो है वो A से ताकतवर होगा तो वो क्या कहेगा कि मैं नहीं उठ रहा, परंतु मान लीजिए अगर A B से ज़्यादा ताकतवर है तो अगर B मना भी करता है कि मैं नहीं उठ रहा तो वो ज़बरदस्ती B को वहाँ से हटा सकता है और झूले के ऊपर खुद बैठ सकता है। तो अगर A ज़्यादा ताकतवर हुआ तो वो क्या करेगा, B को झूले से उतार देगा और C के साथ यानी कि झूले के ऊपर खुद जाकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर A ने क्या किया, A ने B को विस्थापित किया है और खुद वहाँ पर चला गया। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे में आप हमेशा देखेंगे कि क्या होगा, एक तत्व पहले अकेला होगा और बाद में उसके साथ कोई और तत्व जुड़ा हुआ मिलेगा, जबकि जो तत्व पहले से किसी और के साथ जुड़ा हुआ था वो अकेला हो जाएगा। जैसे इस केस में A C के साथ जुड़ गया जबकि B पहले से C के साथ जुड़ा हुआ था, वो अब अलग हो चुका है। यहाँ पर होता क्या है, इस अभिक्रिया में जो ज़्यादा अभिक्रियाशील चीज़ है यानी कि अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए होता है रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर सबसे ऊपर जो तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं और सबसे नीचे जो तत्व हैं वो बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। तो जो सबसे ऊपर है उसको कोई विस्थापित नहीं कर सकता, परंतु जो सबसे नीचे है उसे सब विस्थापित कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं,
कि कोई सा भी तत्व अपने से नीचे जितने भी तत्व हैं उन सबको विस्थापित कर सकता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम के नीचे सारे तत्व हैं तो वो सबको विस्थापित कर सकता है। सोडियम के नीचे जितने भी तत्व हैं उनको विस्थापित कर सकता है, परंतु पोटेशियम उससे ऊपर है तो सोडियम पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अब इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इनिशियल्स का यूज़ करके कोई लाइन बना सकते हैं या जैसे भी याद कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब जल्दी से विस्थापन का एक उदाहरण देख लेते हैं। जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो वो क्या कर सकता है, वो कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाएं तो क्या होगा, यहाँ पर जिंक ज़्यादा शक्तिशाली है और कॉपर कम शक्तिशाली है, और यहाँ पर सल्फेट जो SO4 है उसको समझ लीजिए कि वो झूला है। तो कॉपर अगर वहाँ से हटना भी नहीं चाहे तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को ज़बरदस्ती वहाँ से उतार देगा और खुद झूले पे बैठ जाएगा। तो इससे क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट के साथ चला जाएगा। तो कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट में बदल जाएगा और जिंक जो अकेला था वो अभिक्रिया कर चुका है और कॉपर जो अभिक्रिया कर चुका था वो अब अकेला हो चुका है। तो यहाँ पर जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया है उसके खुद के सॉल्यूशन से। चलिए अब बात करते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया की। मे बी आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर दो विस्थापन होंगे। चलिए समझते हैं ऐसा होगा कैसे। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर A और C जो है वो कैटायंस हैं, वहीं पर B और D जो हैं वो एनायंस हैं। तो कैटायंस क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। जैसे कि पहला तत्व है हमारा AB और दूसरा तत्व है CD। तो यहाँ पर A और C दोनों कैटायंस हैं। C क्या करेगा, वो A की जगह पे आ जाएगा और A क्या करेगा, वो C की जगह पे चला जाएगा। तो जो हमारा AB तत्व था और CD तत्व था वो बदल जाएगा CB और AD में। चलिए अब बात करते हैं अगले तरह की अभिक्रिया की, जो कि है उपचयन। अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जो भी हमारा यौगिक है अगर उसमें एक भी एक्स्ट्रा O आता है इसका मतलब उसका उपचयन हुआ है। तो यौगिक में अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो उसका उपचयन कहा जाता है। इसी तरीके से अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन की हानि हुई है तो वो भी उपचयन कहलाती है। अब दूसरा वाला जो पॉइंट है वो यूजुअली एग्जाम में नहीं आता। आपको सिंपली दिखेगा कि एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन किसी यौगिक से जुड़े हैं और आप बता सकते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की हानि होती है या फिर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो अगर किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकल गया, जैसे मान लीजिए H2O था, उसमें से क्या हुआ, O हट गया और अब सिर्फ H2 बचा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर अपचयन हुआ है। और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो भी हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है, परंतु इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट है वो एग्ज़ाम में यूजुअली नहीं पूछा जाता। परंतु अगर एग्ज़ाम में सवाल इस तरीके से आता है कि उपचयन को एक्सप्लेन करें या अपचयन को एक्सप्लेन करें, तो वहाँ पर आपको दोनों पॉइंट लिखने हैं। अब अगर उपचयन और अपचयन किसी अभिक्रिया में एक साथ होता है तो उसे कहा जाता है रेडॉक्स। दरअसल उपचयन और अपचयन का इंग्लिश में नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को मिलाकर एक नया वर्ड बनाया गया जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स। इसीलिए ऐसी अभिक्रिया जिनमें ये दोनों होते हैं उन्हें कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया के दो भाग होंगे। जैसा कि हमने अभी बात करी, ये अपचयन और उपचयन दोनों से मिलकर बना होता है, तो उसमें ये दोनों ही भाग होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाए हाइड्रोजन के साथ तो हमें मिलता है कॉपर और साथ में मिलता है वाटर। यहाँ पर आप देखेंगे कॉपर में से ऑक्सीजन अलग हो गया, वो पहले लगा हुआ था और हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन। वहीं पर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो उसमें पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब तुरंत ही उसमें ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है इसलिए इसको कहा जाता है अपचयन। तो इसकी हाफ रिएक्शन क्या होगी, इसका अपचयन वाला भाग होगा CuO का Cu में कन्वर्ट होना, वहीं पर उपचयन वाला भाग होगा हाइड्रोजन गैस का वाटर में कन्वर्ट होना। चलिए रेडॉक्स के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया में भी जो जिंक है उससे ऑक्सीजन हट गया और कार्बन में ऑक्सीजन आ गया, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं। दूसरी अभिक्रिया है MnO2। जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है MnCl2
प्लस में 2H2O प्लस में Cl2। तो यहाँ भी आप देखेंगे जो Mn है उसमें से ऑक्सीजन हट गया है और हाइड्रोजन जो है उसके साथ ऑक्सीजन आ गया है। तो यहाँ पर एक का अपचयन हुआ है और दूसरे का उपचयन। अब एग्जाम में क्या होगा, ऐसे ही अभिक्रिया दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर बताइए कि किसका अपचयन हुआ है और किसका उपचयन हुआ है। कई बार तो ऐसा भी करेंगे कि आपको अभिक्रिया भी लिखी हुई नहीं देंगे, आपको बस लिख देंगे ऐसे कि जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, और आपको सिंबल भी खुद ही लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसकी वजह से होता है संक्षारण। अब ये क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाता है। उदाहरण के लिए लोहे के ऊपर लोहे के ऑक्साइड की परत आ जाती है जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो जिंक होता है उसके ऊपर भी जिंक के ऑक्साइड की परत आ जाती है। तो ऑक्साइड की जो परत आती है इसी को संक्षारण कहा जाता है। अब ये जो संक्षारण है वो आयरन में यानी कि लोहे में थोड़ा अलग तरीके से होता है, इसलिए इसे कहा जाता है जंग। तो लोहे की वस्तुओं में संक्षारण को जंग कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोहे में संक्षारण होता है उससे क्या होता है कि लोहे की सबसे पहली वाली परत पूरी की पूरी खराब हो जाती है, उसके बाद वो परत हट जाती है और नया लोहा बाहर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो नया लोहा बाहर आया है वो फिर से संक्षारित होता है और फिर से वो परत हट जाती है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे पूरा लोहा खत्म हो जाता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा सिर्फ लोहे में होता है, इस वजह से इसके संक्षारण को अलग से नाम दिया गया है जंग का। ये भी सवाल आ सकता है कि लोहे के संक्षारण को जंग क्यों कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें जो संक्षारण होता है उसकी वजह से किस तरीके से पूरा लोहा जो है वो खराब हो सकता है, और इसी वजह से इसको अलग से नाम मिला हुआ है जंग का। चलिए अब बात करते हैं ये जो जंग लगता है या संक्षारण होता है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो किसी भी तत्व को संक्षारण से बचाने के लिए कुछ तरीके हैं। पहला है सतहों की पाउडर कोटिंग, यानी कि जो भी चीज़ है उसके ऊपर एक पाउडर की लेयर लगा दीजिए। इससे क्या होगा, अब जो अंदर वाला मेटल है वो बाहर के ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर सकता। जब वो अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं और उसकी वजह से उनके ऊपर ऑक्साइड की परत नहीं बनेगी। दूसरा तरीका है धातु की सतह पर तेल लगाने से। इससे क्या होगा, धातु की सतह और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उनके बीच में तेल की एक लेयर आ जाएगी और अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तीसरा तरीका है संक्षारण से बचाव का गैल्वेनीकरण, जिसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। यहाँ पर होता क्या है, लोहे या स्टील की वस्तु के ऊपर सुरक्षात्मक जस्ता की कोटिंग चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है जो जस्ता होता है वो अभिक्रिया करता है, परंतु जो अंदर लोहा है उसके ऊपर अभिक्रिया नहीं होती और वो बच जाता है। तो ये जो गैल्वेनिकेशन का प्रोसेस है इसमें होता क्या है, लोहे के ऊपर एक बहुत पतली सी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो इस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। अब इसके अलावा संक्षारण की वजह से क्या होता है, विकृत गंधिता, यानी कि जो हमारा खाना है वो खराब हो जाता है। भोजन का खराब होना या उपभोग के लिए अनुपयुक्त होना या फिर अवांछनीय हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे कि हमारा जो खाना होता है वो सड़ जाता है, उसी को कहा जाता है विकृत गंधिता। अब इससे होता क्या है कि जो खाना है उसके अंदर के पोषक तत्व जो हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और ऐसे खाने को नहीं खाना चाहिए। अब उपचयन के कारण भोजन के पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें ये बचाना चाहिए। तो अब इसको बचाने के क्या तरीके हैं? इसको बचाने का तरीका है प्रतिऑक्सीकारक, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री जो होते हैं उनके उपचयन को रोकते हैं। दूसरा तरीका है वायुरोधक बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति को धीमी की जा सकती है। खत्म तो नहीं होगा परंतु धीरे किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एयर टाइट कंटेनर्स जो हैं, या फिर आप जो चिप्स के पैकेट खाते हैं उसमें आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट के अंदर हवा भरी होती है। दरअसल अंदर जो हवा भरी होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है। और क्योंकि उसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ही नहीं, इस वजह से जो चिप्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते और इसीलिए काफ़ी लंबे समय तक वो ठीक रहते हैं। परंतु हमेशा के लिए ये भी ठीक नहीं रहते, कुछ टाइम बाद ये खराब हो जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने खाने को लंबे समय तक बचा सकते हैं। ऐसे ही फ्रिज में खाने को रखने से भी ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो हो जाता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। इस वीडियो में हमने बात करी है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की और साथ में हमने जाना है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। चलिए यहाँ पर कुछ सवाल हैं, इनको देखिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का
और इनके उत्तर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप उत्तर नोट कर सकते हैं। वीडियो को इसके लिए पॉज कर लीजिएगा। ये हमारा पहला सवाल है और इसका उत्तर है ये। ये हमारा दूसरा सवाल है जिसका उत्तर इसी के नीचे लिखा हुआ है। और ये हमारा तीसरा और आखिरी सवाल है, इसे भी नोट कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।